वेलकम टू IMPS क्लासेस। हम लोग क्लास 9th की मैथमेटिक्स NCERT पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पूरे भारत में, पूरे इंडिया में यही बुक मतलब यूज़ हो रही है और इसी को पढ़ रहे हैं लोग। तो हम लोग यही मतलब बुक को सॉल्व कर रहे हैं और एक एक कॉन्सेप्ट को बड़े आराम से, धैर्य से समझ रहे हैं। इससे पहले हमने क्लास 9th का जो पहला चैप्टर था संख्या पद्धति, मैंने एक एक सवाल, एक एक क्वेश्चन और एक एक कॉन्सेप्ट को बड़ी बारीकी से समझाने की कोशिश की और आप लोगों को काफ़ी इजी तरीके से समझ में भी आ रहा होगा। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे आ गए हैं, दूसरा चैप्टर, चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम इसको बड़ी ही ध्यान से पहले कॉन्सेप्ट को समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू, कुछ डिफिनेशन के थ्रू आप इसको नोट डाउन करेंगे अपने नोट्स में और फिर हम इसके एक्सरसाइजेज और एग्जाम्पल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 9th के हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए ये क्लासेस हैं और मैथमेटिक्स NCERT और चैप्टर नंबर 2, अध्याय 2, और उसका नाम है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, क्या हमको पढ़ना है, क्या सीखना है, हम छोटी छोटी चीजों को बताएंगे। जैसे कि आपने बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बचपन मीन्स कि आप शुरू से ही 6th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, x + y का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, x² + y² + 2xy। इसी प्रकार x - y का होल स्क्वायर क्या होता है, x² + y² - 2xy। नेक्स्ट एक और सर्वसंख्या है x² - y² बराबर क्या होता है, इसमें दो ब्रैकेट इस्तेमाल किए जाते हैं, एक ब्रैकेट में x + y लिखा जाएगा, दूसरी ब्रैकेट में x - y लिखा जाएगा। फिर आपको पता होना चाहिए कि चर राशि किसे कहते हैं, अचर राशि किसे कहते हैं। ये पॉलिनोमियल का एक बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक चीजें हैं। चर राशि किसे कहते हैं, इसको अंग्रेजी में वेरिएबल बोलते हैं, जिसका मान मतलब बदल सके, अनिश्चित होता है। ऐसे जो टर्म होते हैं, ऐसी जो राशि होती है, उसको हम चर राशि, वेरिएबल कहते हैं। अचर राशि किसको कहते हैं, जिसका मान कांस्टेंट हो, मतलब कि वो बदले ना। जैसे कि संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 0 etc, ये सारी संख्याएं जो होती हैं वो अचर राशि, कांस्टेंट में आती हैं। तो यही सारी चीजें हम पहले देखेंगे इसमें और आप इसको नोट डाउन करेंगे। तो फिर से एक बार समझेंगे कि बहुपद में हम पहला कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि x + y का होल स्क्वायर। तो देखिएगा क्या हो जाएगा, x² क्या हो जाएगा, x² + y² + 2xy। तो वही चीज लिखा है, x² + y² + 2xy। दूसरा यहाँ पे x - y का होल स्क्वायर दिया है, तो x - y का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x² + y², यहाँ माइनस हो जाएगा 2xy। ठीक है, x² + y² - 2xy। ठीक है, नेक्स्ट x - y² इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक ब्रैकेट में x + y और दूसरे ब्रैकेट में x - y, एक ब्रैकेट में x + y और दूसरे ब्रैकेट में x - y। यहां तक हम आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं चर राशि किसे कहते हैं, वेरिएबल। वेरिएबल किसे कहते हैं, चर उस अक्षर या चिन्ह को कहते हैं, चर उस अक्षर या फिर चिन्ह को कहते हैं जिसकी मान बदल सकती है, जिसका मान बदल सकती है, जिसका मान कांस्टेंट नहीं होता, वो समय और इक्वेशन के अनुसार बदल सकता है। अर्थात जिस राशि का कोई निश्चित मान नहीं होता उसे चर राशि कहते हैं, उसे वेरिएबल कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कोई भी अल्फाबेट x y z a b c p q r, कुछ भी आप लिख लीजिए, p q r m n o, कुछ भी आप लीजिए, जो भी अल्फाबेट, जो भी अक्षर होते हैं, चिन्ह होते हैं, उन्हें हम वेरिएबल या फिर चर राशि कहते हैं। अब आता है हमारा नेक्स्ट अचर राशि। अचर राशि मतलब कांस्टेंट की बात कर रहे हैं, जिसकी मतलब वैल्यू, जिसका मान नहीं बदलता। अर्थात
अचर राशि वह राशि होती है जिसकी मान हमेशा निश्चित होता है, हमेशा निश्चित होता है, वो बदलता नहीं है, वो कांस्टेंट होता है, निश्चित होता है, स्थिर होता है। ऐसे जो राशि होते हैं उनको अचर राशि कहते हैं। जैसे कि 2, 5, 10, -7, -8, 0, 1, 2, 3, कुछ भी, कोई भी आप संख्या ले लीजिए, वो सारे अचर राशि होंगे। ठीक है, तो ये चीज, एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये क्या है, एक अचर राशि है, सॉरी चर राशि है। यहाँ पे x चर राशि, y चर राशि, यहाँ पे मतलब इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे अगर और चीजें देखें तो यहाँ पे बहुपद है, क्योंकि यहाँ पे 1, 2, 3 पद हैं। तो हम आगे देखेंगे कि पद क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं, वो सारी चीजें, बट हम यहाँ बेसिक चीजें आपको बता दिए हैं, इसको आप नोट डाउन करिएगा और हम आगे चलेंगे। ओके, अभी आपको हमने चर और अचर राशि के बारे में बताया कि चर राशि ऐसी राशि होती है जो बदल सकती है, जो इक्वेशन समय के अनुसार वो चेंज हो सकती है। जैसे उसमें अल्फाबेट आ जाते हैं, कोई भी अक्षर आ जाता है, कोई भी चिन्ह आ जाता है। लेकिन वही अचर राशि की बात किया तो उस जस्ट अपोजिट था। जो संख्याएं होती हैं उनको अचर राशि कहते हैं, कांस्टेंट कहते हैं, जो मतलब स्थिर होती हैं, वो बदलती नहीं है किसी भी इक्वेशन या किसी भी परिस्थितियों में। तो हम अब आगे बहुपद के आगे वाले टॉपिक को समझेंगे और आप देखिएगा। एक चर वाले बहुपद जिसमें एक ही चर हो। अभी आपको मैंने बताया कि चर क्या होता है, x, y, z। अगर एक ही चर सिर्फ विद्यमान हो उस इक्वेशन में या फिर उस बीजगणितीय व्यंजन में, तो याद रखना व्यंजक में, बीजगणितीय व्यंजक में अगर एक ही वेरिएबल है तो उसको क्या बोलेंगे हम, एक चर वाले बहुपद। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा जिस हम पढ़ रहे हैं एक चर वाले बहुपद, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, मतलब एक ही वेरिएबल की बात कर रहा है, एक ही चर की बात कर रहा है। चर क्या है, एक। तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कि एक चर वाले बहुपद की हम बात करेंगे। तो जिस बहुपद में केवल एक चर होता है, ठीक है ना, एक चर को हम वेरिएबल बोलते हैं, एक ही चर होता है, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं, उसे एक चर वाला बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 3x + 4, 3x + 4, तो इसमें एक ही वेरिएबल है, एक ही चर राशि x मौजूद है, तो इसलिए इसको कहेंगे एक चर वाला बीजगणितीय व्यंजक। दूसरा है 5x + 3, तो यहाँ पे देखेंगे आप x, तो यहाँ भी एक ही चर राशि है, इसलिए एक चर वाला बीजगणितीय व्यंजक बोलेंगे। यहाँ पे देखिएगा x³ - x² + 4x + 7, तो सभी में x ही है, यहाँ कांस्टेंट है, तो कहने का मतलब ये भी एक चर वाला बीजगणितीय व्यंजक है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक पद वाला बीजगणितीय व्यंजक का व्यापक रूप बताना है। व्यापक रूप मतलब कि आप इस फॉर्म में लिखा, इसका व्यापक रूप है ax, क्या है, ax। एक पद वाले बीजगणितीय व्यंजक का व्यापक पद क्या है, ax। ठीक है, अब जहां a क्या है, a कांस्टेंट है, कोई अचर राशि है, वहां नंबर आ सकता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एक्सेट्रा, कुछ भी आ सकता है। दूसरा y है, y क्या है, वेरिएबल चर राशि है, y क्या है, वेरिएबल चर राशि है। तो कहने का मतलब अगर हम इसको एक साथ रख देते हैं तो हमको एक चर वाले बीजगणितीय व्यंजक के व्यापक पद प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना है कि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एक पद वाला बीजगणितीय व्यंजक का व्यापक पद बताइए, तो यहाँ आप याद रखना है ax, और जहां आपको ये भी याद रखना है कि a कोई कांस्टेंट है, अचर राशि है, और x कोई वेरिएबल है, मींस की चर राशि है। ठीक है, तो कुछ उदाहरण अगर हम देखें ax के देखा जाए तो यहाँ एक नंबर है और यहाँ x है, तो आपका ये हो गया 2x, एक चर वाला एक पद वाला बीजगणितीय व्यंजक। ऐसे 3y हो गया, 5z हो गया,
या 7u हो गया। इसी तरह आप कई एग्जांपल्स आप ले सकते हैं, ठीक है। अगला हम देखेंगे बीजगणितीय व्यंजक का पद। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कोई भी बीजगणितीय व्यंजक दिया है, आप कैसे पता करेंगे कि उसमें कितने पद हैं। तो याद रखिएगा, एक चीज हम बता रहे हैं कि आपको याद रखना है कि बीजगणितीय व्यंजक का अगर हम पद याद करना है तो ये प्लस और माइनस ये देखना होगा कि उसके बीच में कितने हैं, और उसी से सेपरेट होता है, उसी से अलग होता है, अलग पद जो है उसी से अलग होता है। याद रखिए, जैसे कि सपोज करिए यहां पे हमने लिखा 3y² प्लस 5y प्लस 7, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं कि यहां प्लस इस्तेमाल हुआ है, यहां प्लस। अब इसको छोड़ दीजिए तो कितने पद हो गए, एक, ये दूसरा पद हो गया और ये तीसरा पद हो गया। तो याद रखिएगा प्लस और माइनस से ही पद अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं, और कभी गुणा और भाग से नहीं होते। गुणा और भाग से पद बनते हैं, ना कि अलग होते हैं, ठीक है। तो याद रखना है कि प्लस और माइनस आपको देखना है कि कितना उसके बीच में है। तो अर्थात इसमें कितने पद हो गए, 3 पद हो गए। और वो पद कौन कौन से हैं, वो पद कौन कौन से हैं, तो ये है, एक है 3y², दूसरा पद क्या है 5y, तीसरा पद क्या है 7। तो याद रखना है कि हमको पदों की संख्या याद करना है, तो उसके बीच में हमको देखना होगा कितने प्लस या माइनस है, तो उसके अनुसार आप अलग होता है प्लस और माइनस से, उससे हम काउंट कर सकते हैं कितने पद होंगे। एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहां पे मैंने देखा कि कहां पे प्लस माइनस है, यहां एक प्लस है, यहां माइनस और यहां माइनस है, ठीक है। तो इससे क्या हो रहे हैं, पद अलग हो गए, पद क्या हो गए, अलग हो गए। तो अब देखो कि ये कौन सा पद हो गया, फर्स्ट, ये सेकेंड पद, ये थर्ड पद और ये फोर्थ पद, ठीक है। अब इसमें हम अलग करें कि पद कौन कौन से हैं, तो आप देखेंगे पद है 6x, 7y, -8 होगा। देखिए 8z, यहां पे देखिए जब प्लस रहता है तो प्लस ना भी लिखेंगे तो अंडरस्टूड होता है कि वो प्लस ही होगा, लेकिन अगर माइनस वाला पद है तो आपको माइनस लिखना पड़ेगा, और यहां -9। तो इस तरीके से आप पदों की संख्या, तो यहां पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या 4 है। कितना है, 4, ठीक है। तो और अलग अलग पद भी हमने बता दिए। तो इस तरीके से आपको समझना था। एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। एक चर वाला बहुपद क्या होता है, जिसमें एक ही चर मौजूद हो, या x हो या y हो या z हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3x + 4, 5x + 3 एटसेट्रा। दूसरा है एक पद वाले बीजगणितीय व्यंजक का व्यापक पद। तो उसमें हमने बताया ax, जहां पे a क्या है, कोई भी कांस्टेंट है, उसमें 1 2 3 4 5 कोई भी नंबर आ सकता है, और x क्या है, वेरिएबल, और वेरिएबल कोई भी हो सकता है, y z p q r कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर हमने देखा कि बीजगणितीय व्यंजक के पद हम कैसे पता करते हैं। तो हमने आपको बताया कि बीजगणितीय व्यंजक लिखा है, उसमें देखना होगा प्लस और माइनस कितने हैं, प्लस और माइनस से सेपरेट होता है, उससे अलग हो गया, और फिर हम आसानी से काउंट कर लेते हैं। कभी गुणा और भाग से नहीं समझिएगा। कि एक एग्जांपल हम और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिया 5/3x + 7y। तो याद रखिएगा कि ये गुणा हो रहा है और ये भाग हो रहा है इसका। तो कहने वाले इससे कुछ पदों का निर्धारण नहीं होता कि कितने पद हैं, लेकिन आप ये समझ सकते हैं कि इसका गुणा हुआ है और यहाँ 3 नीचे है, ये पूरा मिलके एक पद बनाता है, एक टर्म बनाता है, और उसको अलग करने वाला प्लस है, ठीक है। तो याद रखना है कि प्लस या फिर माइनस दोनों पदों को अलग करता है, और हम काउंट कर सकते हैं कितने पद हैं। और याद रखना है कि जब आपका नेगेटिव अगर कोई भी पद है तो उसके साथ माइनस उसका चिन्ह लिखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा। तो ये आप नोट करेंगे और आपका ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि अगर कोई बीजगणितीय व्यंजक है तो कैसे हम पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। मैंने आपको बताया कि गुणा और भाग से पद अलग नहीं होते, प्लस और माइनस से पद अलग होते हैं।
गुणा और भाग से पद बनाए जा सकते हैं। अगर x है तो उसमें 5 का गुणा कर दीजिए और 4 का भाग दे दीजिए, तो एक पद ही है, उसमें आप उस पद को बदल सकते हैं। बट याद रखिएगा कि पदों की अगर संख्या हमको ज्ञात करना है तो उसके बीच में प्लस और माइनस को देखना पड़ेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हमको काउंट करना पड़ेगा। उसके बाद हम जस्ट आ गए हैं गुणांक के बारे में बताने। आपको ये गुणांक क्या होता है इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। तो सिंपल सा है, हमने कई बार आपको बताया है, आपको पता भी होगा। जैसे 4x है, ठीक है, यहां पे ध्यान देने वाली बात है, अगर x का गुणांक पूछा जाए तो x को आप हाइड कर दो तो क्या बचता है 4। तो x का गुणांक क्या है, यहाँ पे 4 है। कभी कभी 4 का गुणांक पूछा जाए तो 4 को यार हाइड कर दीजिए, x हो जाएगा। तो जो उस पद में गुणा हुआ है वो सारा पद, जो सारा नंबर होगा या फिर वेरिएबल होगा, वो आपका गुणांक कहलाएगा। तो हम वही देखने वाले हैं एग्जाम्पल के थ्रू। तो जैसे कि कोफिशिएंट, गुणांक, हिंदी बोलते हैं गुणांक, इंग्लिश में कोफिशिएंट। हमें किसी भी पद का कोफिशिएंट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। जैसे कि हम लिखें 3x³ प्लस 4x² प्लस 7x - 2 में आपको देखना है कि इसको फिर से हम बीजगणितीय व्यंजक पढ़ रहे हैं। x³ प्लस 4x² प्लस 7x - 2 में आपको देखना है x³ का गुणांक क्या है। तो x³ का गुणांक जिसमें कुछ नहीं दिख रहा है तो 1 का गुणा हुआ होगा तो उसका 1 हो गया, ठीक है। ऐसे ही x² का गुणांक क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x का गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, क्योंकि हम इसको हाइड कर देंगे तो 7 बचेगा। अच्छा, आपको एक चीज पता होगा कि किसी के भी पावर, कोई भी नंबर हो, कोई भी वेरिएबल हो, कोई भी कुछ भी हो, उसके पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होती है। तो यहां पे आप लिख सकते हैं कि ये x की पावर 0, ठीक है, घटता हुआ जा रहा है, x³ x² x पावर 1 x पावर 0। अब बताइए x पावर 0 का गुणांक क्या हो जाएगा, तो -2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक यहां तक आपको गुणांक समझ में आ गया होगा। गुणांक करने का मतलब है कि किसी का गुणांक पूछा जाए उसको हाइड कर दीजिए, उसके बाद जितना भी उसमें नंबर्स लिखे होंगे जो गुणा हुआ होगा वो उसका गुणांक कहलाएगा। उदाहरण के लिए मैंने एक और उदाहरण लिया, अब यहाँ y² का गुणांक क्या होगा, y² का गुणांक क्या होगा, y² को हाइड कर दीजिए, आपको दिख रहा है 3, तो 3 हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ y का गुणांक क्या हो जाएगा, 5। यहाँ 7 है तो y की पावर 0 रहा होगा, यहाँ y की पावर 0 रहा होगा कोई, क्योंकि y की पावर 0 का वैल्यू 1 होता है, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो ये भी हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं और आपको समझ में आ गया होगा। बहुत इजी है कि किसी का गुणांक हमें बताना है तो उसमें देखना होता है कि कितने का, किस नंबर का या किस वेरिएबल का गुणा हुआ है। अच्छा, कुछ नोट है उसको आप ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने बताया कि किसी के भी पावर, x का पावर 0 उसका भी मान 1, y की पावर 0 उसका भी मान 1, z की पावर 0 उसका भी मान 1, p की पावर 0, q की पावर 0, r की पावर 0 उसका भी मान 1 ही होगा। तो किसी भी वेरिएबल या फिर किसी भी कांस्टेंट इवन उसके अगर पावर 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होगा, याद रखना है। उसी प्रकार 2 - 5 7 आदि, इसको क्या बोलते हैं, अचर बहुपद बोलते हैं। क्या कहते हैं, अचर बहुपद। मतलब कि इसमें आप देख सकते हो अगर 2 है तो x पावर 0 का गुणा कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये भी एक बहुपद है, लेकिन इसको कहा जाता है अचर, क्योंकि x की पावर 0 का मान 1 होता है और बाद में ये गुणा होकर एक अचर राशि ही प्राप्त होती है, इसलिए हमेशा इसको कहते हैं अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल के उदाहरण हैं। अच्छा, 0 को याद रखिएगा, 0 को पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं कि 0 को कौन सा पद कहेंगे, कौन सा बहुपद कहेंगे, तो 0 को शून्य बहुपद कहेंगे, 0 को शून्य बहुपद कहा जाता है। तो आप समझ में आ गया गुणांक क्या होता है। किसी भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, उसमें देखते हैं कि कितने का गुणा होगा। जैसे x³ में 1 का गुणा है तो इसका गुणांक 1 होगा। इसी प्रकार हम देख सकते हैं।
एक चीज हमने बताया कि अगर किसी के पावर 0 है तो उसका मान 1 होता है। कुछ नोट मैंने बताया कि अगर x पावर 0 है तो 1, उसकी वैल्यू 1 हो जाती है। ऐसे ही कुछ कांस्टेंट हैं, मतलब अचर राशि है, जैसे 2 - 5 7, इसको कहेंगे अचर बहुपद या कांस्टेंट पॉलिनोमियल के उदाहरण है। और 0 एक नंबर आता है 0, जिसको x पावर 0 भी कह सकते हैं, या कोई भी आप यहाँ 0 है तो इसमें x1 भी कर सकते हैं, 0x2 भी कर सकते हैं। मतलब अगर 0 किसी में गुणा हो रहा है तो उसका मान हमेशा 0 ही होगा। तो ऐसे को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। तो ये सारी चीजें हमने आपको बताया और आप इसको नोट डाउन करेंगे और हम आगे चलेंगे, ठीक है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पॉलिनोमियल, जो कि चैप्टर का ही नाम है पॉलिनोमियल। अब आपको समझना होगा कि पॉलिनोमियल किसको कहेंगे किसको नहीं कहेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से समझना होगा कि कोई बहुपद है, आप XYZ या कुछ भी नंबर्स आप देख के क्या बोल देंगे कि ये बहुपद है या नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशंस है, उसको आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि हम एक चीज आपको बताएंगे, वो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। आपको पता भी होगा, पूर्ण संख्या या फिर इसी को कहते हैं होल नंबर, इसी को क्या बोलते हैं, होल नंबर। इसको क्या होता है आपको पता होगा, अगर पता होगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि क्या होता है होल नंबर। तो याद रखिएगा, होल नंबर में या क्या होगा, 0 1 2 3 4 5, आप अब मिला लीजिए। ये अगर नंबर 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 ऐसे इनफाइनाइट तक जाता है, ऐसी संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं। ऐसी संख्याओं को क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। अब ध्यान रखना कि अगर कोई भी पॉलिनोमियल है जिसका घात, जैसे मैंने यहाँ पे 10 लिखा, यस 10 क्या है, 10 क्या है, पूर्ण संख्या है, यस, तो ये होगा बहुपद होगा। अगर यहीं पे हमने ऐसे क्यूब कर दिया x पावर 1/2, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। अगर मान लीजिए 1/x है तो इसको आप x का -1 लिखते हैं, क्या ये -1 पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये भी क्या है, बहुपद नहीं है। ऐसे ही x क्यूब प्लस करड़ी में x क्यूब प्लस 3, तो इसको लिखेंगे x क्यूब प्लस x पावर 1/3 प्लस 3, क्या 1/3 पूर्ण संख्या है, नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा। तो ये कुछ छोटे से हमने एग्जाम्पल के थ्रू बताया कि कौन से आपके बहुपद होंगे, कौन से बहुपद नहीं होंगे। उसके लिए एक ही कंडीशन है कि जो पावर होता है, जो x की पावर या जो वेरिएबल के पावर होता है, वो हमेशा पूर्ण संख्या होना चाहिए। अब पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता जाता है। तो ये हमने आपको संख्या पद्धति में भी बताया था, आपको पता होगा। तो यही सारी चीजें हम यहाँ पे आपको परिभाषा के माध्यम से बताएंगे। अब आप इसको समझिएगा। जैसे कि बहुपद पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, कि जिस बीजगणितीय व्यंजक में चर राशि, जिस बीजगणितीय व्यंजक में चर राशि की घात या के घात पूर्ण संख्या होती है। यही मैं बार बार कह रहा हूं, पूर्ण संख्या होती है, जो कि 0 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट तक जाएगा। अगर ये घात होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से जो संख्याएं होंगी, उसकी घात होंगे, तो उसको हम बहुपद कहते हैं। फिर से आपको बताता हूं, कोई भी बीजगणितीय व्यंजन जिसमें जो चर होंगे उसके घात पूर्ण संख्या, ठीक है, पूर्ण संख्या आपको बताया मैंने, 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6। प्राकृतिक संख्याओं में 0 ऐड कर देते हैं तो पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, ये मैंने पहले भी आपको बता दिया था। तो वो पूर्ण संख्याएं अगर होती है उसकी घात, तो याद रखना उसको हम क्या कहते हैं, बहुपद, उसी को हम पॉलिनोमियल कहते हैं। कुछ उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। उदाहरण जैसे px है, क्या है px, तो यहाँ पे क्या है 2x² + 5x - 3। अब यहाँ पे देखिए घात, x के पावर घात देखिएगा, x के पावर यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 0 है, तो क्या ये सारे जो भी सभी पदों में जो x के पावर है क्या पूर्ण संख्या है, यस है, तो ये बहुपद है, बहुपद है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ क्यूब है और यहाँ 0 है, तो क्या बताओ 3 और 0 क्या पूर्ण संख्या है, यस है, इसलिए बहुपद होगा।
ऐसे ही यहाँ पे क्यूब, यहाँ 1 और यहाँ y पावर 0, यहाँ भी देख रहे हैं कि 3 1 0, ये भी पूर्ण संख्या है तो ये बहुपद होगा। इसी प्रकार यहाँ भी देख रहे हैं कि u की पावर 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 5, क्या ये पूर्ण संख्या है? हाँ पूर्ण संख्या है, इसलिए ये भी बहुपद होगा। तो इस तरीके से हमको देखना होगा कि जो भी वेरिएबल उसमें लिखे हुए हैं, जो भी उसमें वेरिएबल है, उसके पावर देखना होगा कि उसके पावर जो है पूर्ण संख्या है कि नहीं। और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7, ये सारी संख्या अगर होती हैं तो यस वो बहुपद होगा, नो डाउट, कोई डाउट नहीं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लिखा x प्लस 1/x, x प्लस 1/x, अब देखिए x प्लस 1/x को लिख सकते हैं x पावर -1, ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ। तो अब बताओ, अर्थात -1 क्या एक पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो -1 एक पूर्ण संख्या नहीं है, अतः x प्लस 1/x एक बहुपद नहीं है। ये बात हमने आपको बताई। यहाँ कुछ और उदाहरण मैंने लिया है कि यहाँ पे करड़ी में x प्लस 3, तो इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/2 प्लस 3, क्या 1/2 पूर्ण संख्या है? नहीं है, तो ये बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे देखिएगा y की पावर 1/3 प्लस वाई स्क्वायर, तो क्या 1/3 पूर्ण संख्या है? नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, अतः आप ये क्या, इसको क्या बोल सकते हैं? यह बहुपद नहीं है। अगला एग्जांपल हमने लिखा 3√t प्लस 5। अब करनी में अगर है तो इसको अगर हम पावर फॉर्म में लिखें तो 1/2 हो जाएगा, अब प्लस 5। अब 1/2 क्या पूर्ण संख्या है? नहीं है, नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो इस तरीके से आपको बताना था कि कौन सा बहुपद होगा, कौन सा बहुपद नहीं होगा। फिर से हम आपको बता देते हैं कि अगर कोई भी बीजगणितीय व्यंजक लिखा है, उसके जो वेरिएबल्स उसमें इस्तेमाल हुए हैं उसके पावर देखा जाएगा। पावर अगर आपका पूर्ण संख्या होता है, अर्थात 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस टाइप से कोई नंबर आता है तो वो बहुपद होगा। अगर वहीं पे जो पावर है वो फ्रैक्शन में आ जाए, भिन्न में आ जाए, या फिर माइनस में आ जाए, जो कि पूर्ण संख्या ना हो, तो ऐसी संख्याओं को हम ऐसे मतलब जो बहुपद होगा, ऐसे जो बीजगणितीय व्यंजक होंगे उसको हम बहुपद नहीं बोलेंगे। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, इसको याद रखना है। और इसी के साथ ओके, थैंक यू सो मच।